हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 15 नीलकंठ पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं बच्चों और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी। याद रखें, एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा जो यहाँ पर आपको पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही बच्चों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहें कक्षा 7 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ। तो देख रहे ना आप, यहाँ पर ये है आपका कक्षा 7 हिंदी वसंत का 15वां पाठ नीलकंठ, और हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है इस पाठ की लेखिका का नाम कौन है, महादेवी वर्मा। और इसके बाद शुरू हो जाते हैं पाठ के प्रश्न, इनके उत्तर हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 15 नीलकंठ, और इस पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश, और पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़ें। सारांश में देखते हैं, यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का विस्तार से वर्णन किया है। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सब ने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जालीघर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। बसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। याद रखें बच्चों, कौन सी उपाधि दी थी? परफेक्ट जेंटलमैन की। किसने? विदेशी महिलाओं ने। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी।
तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम था कुब्जा। यानी कि आप ध्यान दें, जो एक और मोरनी थी उसका नाम क्या था? कुब्जा। कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को जब वे साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को लगा कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा। याद रखें बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे लेखिका को लगा कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम में प्रभावित कर दिया। और नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रही, नीलकंठ का इंतजार करती रही। परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है और बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। तो इस प्रकार ये था बच्चों यहाँ पर इस पूरे पाठ का सारांश जो हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे याद कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से पाठ को भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसके बाद बच्चों चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें आप अच्छे से याद करें। और सबसे यहाँ पर देख सकते हैं आप अभ्यास प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है बच्चों, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे नीलाभ ग्रीवा, अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे दोनों नव आगंतुकों ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधु समझते हैं ना, नई दुल्हन, नववधु के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तो इस प्रकार से जो कबूतर के बच्चे वहाँ पर आए थे उनका जो है एक स्वागत किया गया। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो उत्तर क्या लिख सकते हैं आप? उत्तर लिख सकते हैं नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। और नंबर 1 करके लिखेंगे, मेघों के गर्जन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। और दूसरा लिख सकते हैं, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। तो इस प्रकार से बच्चों आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है और इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आता है और इसमें पूछा है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी, ईर्ष्यालु
प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, और याद भी करें साथ साथ। अगला है यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपके लिए। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो उत्तर में लिखेंगे, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित, सुगंधित व खिले हुए पत्तों वाले फूल वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। तब उसे जाली घर से बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये पांचवा प्रश्न है आपका, उसका उत्तर। और इसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो क्यों नहीं हो पाया ऐसा संभव बच्चों? उत्तर में लिखेंगे, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी की मित्र न बन सकी। तो ये था आपका छठा प्रश्न, और उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न है बच्चों, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे नीलकंठ की स्वभावगत विशेषताएं। उत्तर में लिखेंगे, एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना, वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह आधमरा हो गया, और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं, और उसकी विशेषताएं बच्चों आप यहाँ पर जो है 1, 2, 3 करके लिखें। नंबर 1, सजगता और सतर्कता। हेडिंग डालें, फिर लिखें, जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज़ सुनकर उसे यह शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है, और वह झट से मदद के लिए झूले से नीचे उतरा। दूसरी विशेषता क्या थी? वह साहसी था, और लिखेंगे आप साहसी। हेडिंग डालेंगे, नीलकंठ साहसी प्राणी था। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके, यानी खंड का मतलब समझते हैं ना, टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। तीसरी विशेषता थी नीलकंठ की दक्ष रक्षक, और हेडिंग डाल के लिखेंगे, खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय न था। अगला पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, चौथा, दयालु था वह। तो यहाँ पर लिखेंगे दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे उष्मा यानी कि गर्मी देता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर नीलकंठ की विशेषताएं। और इसके बाद आगे प्रश्न आते हैं बच्चों यहाँ पर भाषा की बात के। और पहला प्रश्न यहाँ पर, ये 8वां प्रश्न है आपका, रूप शब्द से कुरूप आप क्या समझे? रूप से कुरूप, और स्वरूप और बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। तो आप बना सकते हैं, जैसे गंध से और रंग से, फल से और ज्ञान से। तो आप किस प्रकार बनाएंगे? चलिए उत्तर देख लेते हैं। गंध से बना सकते हैं आप और भी शब्द, जैसे गंधहीन, गंधक, सुगंध और दुर्गंध। इसी प्रकार रंग से बना सकते हैं रंगहीन, बेरंग, बदरंग और रंग रोगन। इसी प्रकार बच्चों फल से बना सकते हैं अन्य शब्द, सफल, कुफल, असफल, फलदार, फलित। और ज्ञान से क्या बनाएंगे? अज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनसे अन्य शब्द बना सकते हैं। 9वां प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के संधि और विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, किसका करना आपने? नील धन आव, इसका संधि करना आपने, और नवधन आगंतुक, इसका भी संधि करना है। और विग्रह किसका करना है? सिंहासन का और मेघाच्छन का, इनका विग्रह करना है। तो यहाँ पर जो है उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों,
संधि कैसे बनेंगे, नील धन आव, तब क्या हो जाएगा नीलाव। और नवधन आगंतुक, नवागंतुक, तो ये बन गया आपका संधि। और यहाँ पर विग्रह की बात करते हैं तो विग्रह होगा सिंहासन का, सिंहधन आसन, और मेघाच्छन में मेघधन आच्छन, तब हो जाएगा मेघाच्छन। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर बच्चों इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें, अपनी परीक्षा की तैयारियां करें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे हमारे साथ अपने सभी कक्षा 7 हिंदी वसंत के पाठों के प्रश्नोत्तर, भावार्थ, सारांश आदि। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में।